हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। दैट मीन्स जो सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस जो हम बात कर रहे थे, तो उसकी क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक चले, क्यों वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, उसके क्या रीज़न थे, किस किस लोगों ने किस तरीके से लिया था, वो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि बिजनेस क्लास ने कैसे लिया था, वुमन ने कैसे लिया था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कैसे लिया था, ट्राइबल पीपल ने कैसे लिया था, पीजेंट्स ने कैसे लिया था, है ना। तो अब हम उसको और देखते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या थी, किस तरीके से ये डेवलप हुआ और कहाँ पे आके ये रुक गया। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे बड़ी बात थी कि इसके अंदर एक ग्रुप था हमारा, जो अनटचेबल्स जिनको हम कहते हैं, अछूत लोग जिनको कहा जाता था पहले। तो सारे सोशल ग्रुप्स के अंदर ये लोग जो थे वो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझ रहे थे इनसे। वो ये सोचते थे कि जो काम हो रहा है वो सभी किसके लिए, जो अपर कास्ट है उन लोगों के काम हो रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है। Then not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who formed around the 1930 had begun to call themselves Dalit or oppressed. जो अपने आप को उन्होंने 1930s के बाद में दलित कहना स्टार्ट कर दिया। पहले अछूत कहा जाता था, उनको दलित और दबा हुआ, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ, ये उन्होंने वर्ड स्टार्ट कर दिया, दलितों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पे कोई ध्यान नहीं दिया था। कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जैसे हमने पहले भी देखा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसे वाले थे, रिच पीजेंट्स थे। तो जो हिंदू लोग थे, उनकी जो हायर सोसाइटी के जो लोग थे, वो कांग्रेस से काफ़ी जुड़े हुए थे। ठीक है। तो इसलिए इनको लगता था कि कांग्रेस हमसे दूर है। फॉर द लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। सनातनीज का मतलब जो पुराने टाइम से हिंदू धर्म को मानने वाले जो थे, हायर सोसाइटी के लोग, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू जो थे, उनको सनातनी जिन्होंने बोला है, तो वो उस कांग्रेस के ऊपर प्रभाव रखते थे। बट महात्मा गांधी ने क्या किया, डिक्लेयर किया दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर द 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। कि जब तक स्वराज के आने का ऐसा कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक कि हम ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो भावनाएं हैं, ठीक है ना, इसको जब तक दूर नहीं कर देंगे तब तक स्वराज आने का, लाने का कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने कहना स्टार्ट किया था और उन्होंने अनटचेबल पर्सन्स को या जो दलित्स को है एक नया नाम दिया, वो था हरिजन। ठीक है। हरिजन का मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे या भगवान के प्रिय जो लोग थे, वो उनको हरिजन कहा गया था उनके द्वारा। अब उन्होंने देखा कि उनको मंदिरों में या पब्लिक प्लेस के ऊपर या जो हमारे तालाब होते हैं, हमारे जो कुएं वगैरह है गांव के, ठीक है, स्कूल्स वगैरह हैं, रोड्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ पे उन लोगों को इग्नोर किया जाता था, उनको आने नहीं दिया जाता था, उनको छुआछूत के चलते हुए, अनटचेबिलिटी के चलते हुए उनको दूर कर दिया जाता है। तो उनके राइट को, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने फैसला किया कि वो सत्याग्रह करेंगे उसके अंदर। ठीक है। He himself cleaned toilet to dignify the work of the भंगी। भंगी का काम जो था टॉयलेट साफ़ करना, उसके लिए उन्होंने खुद अपना टॉयलेट साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था स्वीपर्स की जगह। और ये दिखाते थे कि यस, ये कोई काम गंदा काम नहीं है, आप हर एक व्यक्ति को ये काम किया जा सकता है उसके द्वारा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वहाँ पे वो काम किया जा सकता है। तो ये चीज़ प्रेशर डालती थी किसके ऊपर, अपर कास्ट के लोगों पर, कि वो अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करे, अपना हार्ट जो है वो चेंज करे, और जो इसको पाप समझते थे ऐसे काम करने को, या जो छुआछूत की जो बातें थी, इसको हटाए, इसको छोड़ दें। ठीक है। इसलिए वो ये काम किया करते थे। मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन द डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। लेकिन
बहुत सारे जो दलित नेता थे, कुछ उनमें से अच्छे थे जो पढ़ लिख के, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वगैरह, इस तरह से बहुत से लोग थे जो पढ़े लिखे थे। तो वो लोग जो लीडर थे वो ये चाह रहे थे कि सिर्फ सोसाइटी का ऐसा काम नहीं करना, इसकी अलग से कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाए, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका अलग से ढूंढा जाए इन समस्याओं का। तो उन्होंने क्या किया, दलितों की ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट किया। दे बिगन ऑर्गेनाइज themselves and demanding the reserve seats in the educational institution and a separate electorate। अलग से एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एरिया की डिमांड कर डाली। उन्होंने कहा कि हमें जो पढ़ाते हो, जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन देते हो, काम करते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पे भी हमारी रिजर्व होना चाहिए हमें, और अलग से हमारा इलेक्टोरल होना चाहिए, उस एरिया की बात भी होनी चाहिए, ताकि वो क्या करें, जो असेंबलीज़ हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ या काउंसिल्स जो डेवलप होंगी, उसके मेंबर दलित बन सकें और उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल जाएगी। दे बिलीव बिना ताकत के, बिना राजनीतिक ताकत के, बिना पॉलिटिकल पावर के वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कभी भी दूर नहीं कर सकते। ये उनका मानना था कि जब पॉलिटिकल पावर उनके पास आएगी, ऐसे लोग उनके साथ बैठेंगे, असेंबलीज़ में जाएंगे, तभी इसको दूर कर पाएंगे। इसलिए क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के अंदर जो दलित थी वो उन्होंने बहुत कम हिस्सा लिया, बहुत ज़्यादा हिस्सा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। महाराष्ट्र और नागपुर के एरिया के अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने हिस्सा दिया था, और ये इसमें ये जो बात थी, जो पार्टिसिपेट नहीं करने वाली बात, वो ज़्यादा भी वहाँ पे नज़र आई। ऑर्गेनाइजेशन का जो था वो प्रभाव भी उस एरिया में ज़्यादा था वहाँ पे। अब हम बात करते हैं इनके जो लीडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। वो काफ़ी एग्रेसिव थे इस चीज़ के अंदर, उनको उनके राइट दिलाने के लिए, ठीक है। तो हु ऑर्गेनाइज्ड दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। उन्होंने इन दलित वर्ग की, इस दलित क्लास की एक एसोसिएशन बना डाली 1930 के अंदर। उनको इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि तुम लोग इकट्ठे होगे तभी तुम्हारी बात कोई सुनी जाएगी, ठीक है। और क्या कर दी, एक डिमांड कर दी उन्होंने, किस चीज़ की, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी वहाँ पे, कि दलित लोगों के लिए अलग से एक एरिया जहाँ पे इलेक्टोरेट बनाया जाए, निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। ये काम उन्होंने किया। तो इस चीज़ को लेके उनका महात्मा गांधी के साथ क्लैश हो गया, जो मतभेद स्टार्ट हो गया, उनको आपस में वो एग्री नहीं हो पा रहे थे इस चीज़ के ऊपर। और जब सेकंड राउंड टेबल जो है वो भी इनका सफल नहीं हुआ, तो इस चीज़ के ऊपर जो इलेक्टोरल अलग से बना, इलेक्टोरेट जो उन्होंने डिमांड की थी, निर्वाचन क्षेत्र जो बात की थी, जो अलग से एरिया की बात की थी, इस चीज़ के ऊपर महात्मा गांधी राजी नहीं हुए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जब देखा कि इन दोनों के बीच में, इन दलित्स के बीच में और गांधी जी के बीच में और कांग्रेस के बीच में ये खींचातान चल रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर साहब की बात मान ली, क्योंकि वो तो चाहते थे फूट डालो, राज करो, तोड़ो इनको आपस में। अब गांधी जी क्या हुआ कि इस चीज़ को लेके अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाए, वो फास्ट ऑन टू डेथ, इसके ऊपर उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। अब उनकी इस फास्टिंग की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर साहब को झुकना पड़ा, बाद में झुकना पड़ा था। अब गांधी जी क्यों बिलीव करते थे, गांधी जी बिलीव करते थे कि अलग से उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर दलित्स को दे दी गई तो ये डिमांड क्या होगा, हर एक सोसाइटी की क्लास, हर सोसाइटी के जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं, जितने भी तरीके, वो अलग अलग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे अगर एक की बात मान ली गई। तो ये चीज़ उनको डर सता रहा था, और अगर ये काम हो गया तो इंडिया के कितने भी टुकड़े कर दो, सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं बनेगा, बहुत से टुकड़े हो जाएंगे। तब तक तो पाकिस्तान की बात भी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टुकड़े होने की संभावना थी। फिर जैन अलग मांगेंगे, बौद्ध अलग मांगेंगे, ये सिख अलग मांगेंगे, तो एक इंडिया नहीं रह सकता था उस समय। तो ये उनके दिमाग में एक बात थी। फिर इनकी वापस बातचीत होती रही, अम्बेडकर साहब की, गांधी जी की, इनकी आपस में बात चलती रही। तो अल्टीमेटली अम्बेडकर साहब को गांधी जी के व्यू को एक्सेप्ट करना पड़ा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड द गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज
जो आया वो किस में आया था? पूना पैक्ट के अंदर उसको कहा जाता है कि पूना पैक्ट हुआ, पूना में एक समझौता हुआ सितंबर 1932 के अंदर, और उन्होंने गांधी जी के ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी उन्होंने उसको डिनाई करना स्टार्ट कर दिया कि चलो हम ये नहीं करते। इसकी जगह गांधी जी ने क्या किया, उनको रिजर्वेशन दिया कि आपकी रिजर्व कर दी जाएगी सीट्स, आप असेंबली में पहुंचेंगे ज़रूर, वो हम आपका कर देंगे। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, लेटर नॉन एज द शेड्यूल्ड कास्ट के, जिसके बारे में आप मानते हैं इनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया था बाद में, रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ताकि उनको स्टेट और सेंटर के अंदर जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या असेंबलीज जो बन रही थी उनमें रिजर्व सीट दे दी गई, ठीक है। लेकिन उनके लिए जो इलेक्शन होना था वो कॉमन एरिया के अंदर ही होना था, अलग से कोई इलेक्टोरेट उनके लिए नहीं था। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी अप्रेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशन मूवमेंट, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी क्या हुआ, जो दलित जो थे वो कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर जो मूवमेंट चलते थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको हमेशा थोड़ा सा डर रहता था कि क्या ये रियल में ऐसा होगा, क्या कह तो दिया इन्होंने आज़ादी मिलने के बाद हम आपके साथ ऐसा करेंगे, ये समझौता कर तो लिया, लेकिन क्या ऐसा पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग ये करेंगे, वो उनके मन में एक डर सताता रहता था। तो ये अम्बेडकर साहब के साथ में हुआ। अब थोड़ा सा ये देखें कि मुस्लिम्स ने इनको कैसे लिया, मुस्लिम को क्या फियर स्टार्ट हुआ। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो क्या हुआ, ल्यूकवार्म in their response to the civil disobedience movement। कुछ मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि जो आपको ध्यान होगा खिलाफत मूवमेंट जो था वो जब ठंडा पड़ गया तो बहुत से मुसलमान जो थे, ये मुस्लिम लोग थे, वो कांग्रेस से अपने आप को दूर करना स्टार्ट कर लिया था, उन्होंने कांग्रेस से दूर भी हो गए थे, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, जब ये दोनों बंद हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया और खिलाफत मूवमेंट जब ठंडा पड़ गया तो उन मुस्लिम्स अपने आप को अलग थलग समझने लगे, और कांग्रेस के अंदर उनको लगता था कि ये हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनको थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया, तो वो अपने आप को उससे दूर कर गए। और मिड 1920 के बाद कांग्रेस कम टू बी मोर विजिबली एसोसिएट विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। और कुछ ये कारण क्यों बना, उनके ये विचार क्यों आया कि 1920 के बाद में 1920 से लेकर 1930 के बीच के कांग्रेस जो थी उसने हिंदू महासभा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ काफ़ी नज़दीकियाँ रखना स्टार्ट कर दिया, उसके करीब होने लगी, और जैसे जैसे ये करीब होती गई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच के जो संबंध थे वो ख़राब होते गए, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि दोनों ही कम्युनिटी के अंदर एक तरह से एग्रेसिव लोग ज़्यादा हो गए, एक दूसरे के मूवमेंट ज़्यादा होना शुरू हो गए, एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा होना शुरू हो गए, तो वो धीरे धीरे उन्होंने दंगों का रूप रॉयट्स के अंदर वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, और इससे कई सिटीज़ के अंदर हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा था वो दोनों के अंदर टूटने लगा और आपस में लोग लड़ने लगे। इस बीच में कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया, फिर वापस हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए एक बार गठबंधन करने का या अलायंस बनाने का, आपस में जुड़ने का प्रयास किया, एक कोशिश फिर की, और 1927 तक ऐसा लगने भी लगा था कि शायद ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि कुछ ऐसे लीडर्स भी होते हैं, अभी वो चल रहा था कि लीडर कौन होगा अगर दोनों जुड़ जाती हैं, दोनों एक हो जाती हैं, दोनों कांग्रेस में मर्ज हो जाती हैं मुस्लिम लीग और ये, तो लीडर कौन होगा, जिन्ना साहब बनेंगे कि कांग्रेस के वो जो चल रहा था अपना कि नेहरू जी बनेंगे, ये सब कुछ चल रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहते थे, ये मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे जिन्होंने बाद में पाकिस्तान के फाउंडर बने ये, तो इन्होंने मुसलमानों को जो अपनी
इन्होंने भी वही डिमांड रख दी जो अम्बेडकर साहब रख रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। अब इस डिमांड के ऊपर फिर गांधी जी राजी नहीं हुए उसके ऊपर। तो मुस्लिम्स वर assured reserved seat in the Central Assembly and representation in the proportion to the population in the Muslim dominated provinces, जैसे बंगाल है, पंजाब है। तो ये चाहते थे कि मुस्लिम्स को एक नहीं दे रहे आप सेपरेट, तो उसके अंदर रिजर्व सीट आप कर दीजिए। अब यहाँ पे गांधी जी को थोड़ा सा लगा कि अब तो ये धर्म की बात आ गई, तो वो चीज़ भी दिक्कत हो रखी थी। इस नेगोशिएशन के चल रही थी, आपस में बातचीत हो रही थी, वो समझौता होने के चांसेस भी बन रहे थे। वो लग रहा था भी कहीं जिन्ना जी मान जाएंगे, कहीं नेहरू जी मान जाएंगे, कोई नया एक हल निकल जाएगा इसका। लेकिन इस नेगोशिएशन के चलते हुए जब बात चल रही थी, 1928 के अंदर हिंदू महासभा के एक लीडर थे M.R. जयकर। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक बात कह दी बीच में, वो सबसे पब्लिकली उन्होंने, कुछ लीडर होता है ना बीच में बोल पड़ते हैं तो माहौल ख़राब हो जाता है, तो वो वाली कहते माहौल बन रहा था कि ये सारे जुड़ जाएंगे। लेकिन M.R. जयकर ने जो ये समझौता होने जा रहा था, इसके जो प्रयास किए जा रहे थे, जो कोशिशें की जा रही थी, उसकी खुलेआम उनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया और मुस्लिमों को बहुत कुछ कह दिया। तो इसके चलते आपस में ये नेगोशिएशन जो हो रहा था वो नहीं हो पाया। उनको लगा कि ये एक तरह से कांग्रेस की बात कह रहे हैं। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicious and distrust between the communities. Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India, and they feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority. That means अब मुसलमानों को ये लगना शुरू हो गया था उनकी बातें सुन के कि कहीं ऐसा ना हो, ये उनको डाउट होना स्टार्ट हो गया और विश्वास नहीं रहा, अविश्वास का माहौल वहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया कि कांग्रेस जो है वो शायद ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और तो मुस्लिम जो है कांग्रेस से दूर हो गए। दोनों मिलके साथ में कोई भी स्ट्रगल करने को तैयार नहीं हुए। और बहुत सारे मुस्लिम जो नेता थे, जो इंटेलेक्चुअल नेता उनके माने जाते थे, जो लीडर्स माने जाते थे, उनको ये लगने लगा कि कहीं हम जब माइनॉरिटी रहेंगे तो उसमें हमें जो है हिंदुओं के हिसाब से या हिंदू मेजोरिटी में होंगे तो वो हमारे ऊपर राज करना शुरू करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा कल्चर, हमारी जो आइडेंटिटी है जो हो खो जाएगी कहीं ना कहीं, और हम इनको दब के हमको इनसे रहना पड़ेगा अगर इस कंट्री साथ में रही तो। इसके चलते बाद में धीरे धीरे पाकिस्तान की डिमांड और अलग नेशन की डिमांड की बात स्टार्ट होना शुरू हुई थी जब ये लीडरशिप फेल होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो आई थिंक आज इतना बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू।